माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, जी अच्छा, आइए कमरे में देता हूँ आपको। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी नहीं आए हैं, देख लीजिए। संतराम नेताम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत में दवा का खरीदी 21,53,000 और उपकरण के लिए 21.58 और 4,26,000, उपकरण के लिए 88,59,000 और एक 22-23 में 48.38 लाख की खरीदी की गई। मैं जानना चाह रहा हूं मंत्री जी, इसमें भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्व सदन के समय भी प्रश्न लगाया था और थोड़ा सा ढाके रहने दीजिए। क्यों बोल दिए भाई? अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मोदी बोलते लगा बोल के तो उसका विरोध है। चलिए आगे बढ़िए। विभाग की ओर से सदन में ये जानकारी दी गई थी कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत कार्रवाई की बात रखी गई थी। माननीय सदस्य ने जिन बिंदुओं को उठाया था उसमें कई अनियमितता जांच के दौरान पाई गई हैं और उन अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन सीएमएचओ को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है और जो डीपीएम थे उनको कारण बताओ नोटिस के साथ में 3 महीने की अवधि में बर्खास्त करने का प्रावधान रहता है, तो कारण बताओ नोटिस देके बर्खास्त करने की भी कार्रवाई प्रारंभ की गई। संतुष्ट हैं आप? धन्यवाद आपका। अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेहद दुर्भाग्य और चिंताजनक है छत्तीसगढ़ की स्थिति। मैं सीधे प्रश्न में आता हूं बिना भूमिका के। छत्तीसगढ़ ने कितने खेलों में भाग लिया? राष्ट्रीय खेल में कहां कैंप लगा के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया? सिलेक्शन करता कौन कौन थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों की चयन ओलंपिक संघ द्वारा की जाती है, अलग अलग संघों के माध्यम से, और उनकी चयन की पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा की जाती है। और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने खिलाड़ियों के बीच से कितने खिलाड़ियों का चयन किसके द्वारा कहां कहां गया? मैंने कैंप कहां लगाया गया चयन के लिए, किसके द्वारा किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र में सारी जानकारी है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता हूं। नहीं पढ़िए नहीं, मैं बता देता हूं अध्यक्ष महोदय को, और पूरा छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। हाँ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र को मैं पढ़ रहा हूं। भारतीय तीरंदाजी संघ, छत्तीसगढ़ की टीम का भारतीय तीरंदाजी संघ सिलेक्शन करेगी, छत्तीसगढ़ की टीम का। केन्या योगासन, नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसू फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप ऐसे ही भारतीय संघ ने यहां के टीम का सिलेक्शन किया और ओलंपिक संघ के तहत संघ करती है, ये मंत्री जी बोल रहे हैं। सारी जानकारी इसमें है, बोल रहे हैं। तो ये भारतीय संघ कौन सी तारीख को उनके कौन से अधिकारी आए चयन के लिए और कितने लोगों के बीच से उन खिलाड़ियों का चयन किया गया, ये आपने लिखा है। राष्ट्रीय संघों का नाम ये चयन करता है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अलग अलग संघ हैं उनके माध्यम से ये चयन होता है और इस चयन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सारे चयनों अलग अलग संघों के द्वारा किया गया है और इसमें
कुछ प्रश्न तो बनता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं पूछ रहा हूं, कितने खिलाड़ियों ने, अब किसने चयन किया है? अब बात घुमा दी है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ओलंपिक संघ के अलग अलग संघ चयन करते। आप ये बता दीजिए कि कितने खिलाड़ी एकत्र हुए? 100 लोग बैडमिंटन के लिए आए होंगे, 5 लोगों की टीम का आपने निर्णय लिया होगा उस खेल ने, तो उस 5 लोगों का उदाहरण है, 5 लोगों का सिलेक्शन किसने कब किया और उसके बाद उसके कोचिंग कैंप कहां लगाए गए? ये मैं पूछ रहा हूं टीम के लिए। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दीजिए। आपको कोई विशेष जानकारी है क्या कि कहीं गड़बड़ी हुई है? साहब, गड़बड़ी के लिए नहीं लगाया हूं मैं। अच्छा, आप ये देखिए, पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक टीम तो अपने खर्चे पे गई। दुर्भाग्यजनक स्थिति, जिस प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, अपने खर्चे में खिलाड़ी लोग गए हैं। और पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो 32 करोड़ रुपया राजीव गांधी मैदान क्लब को दिया गया। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो खेल की दुर्दशा, इनकी भर्राशाही, इसकी अनियमितता पर है ये प्रश्न। आगे पूछूंगा तो और साबित होगा। वो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन खेलों की जो दुर्दशा है आप देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे। पूछिए सर। आपका हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं, इसको खोलने का कारण है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कोच के मापदंड है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कम से कम ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी या डोनर अवार्डी होते हैं। हमारे कोच क्या थे? 480 रुपया प्रतिदिन उनको दे रहे थे। मैं आगे पूछूंगा उसको किसने तय किया। जो नैना धाकड़ है या भुवनेश्वरी यादव है, समझ रहे ना आप, और आरुषि कश्यप जो बैडमिंटन अभी जीती, 1 रुपये का प्रोत्साहन इनके द्वारा नहीं है उनको। तीनों महिला खिलाड़ी। अरे आपको प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न वो उनको जो कारण पूछे इसलिए मैं बता रहा हूं। अरे तो प्रश्न आप पूछ नहीं रहे। प्रश्न को तो आप मैंने तो कहा ना, ओलंपिक संघ इसका इनका तकलीफ केवल है कि राजीव गांधी क्लब वाले को बहुत मेरे को उत्तर है। ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है आप चयन करने का। अलग अलग संघों द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है और उनके द्वारा ये चयन किया गया है। जहां तक बात आ गई पैसे देने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार है पैसा सीधा ओलंपिक संघ को दिया जाता है। हमने 32 लाख रुपए ओलंपिक संघ को दिया है और अभी 13 लाख और देने की, क्योंकि उनके तरफ से डिमांड आया कि इतना और खर्च हुआ है तो हम उसको भी दे रहे हैं। ये तो मैं पूछा ही नहीं समय में। मेरे प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आप अगर मेरे प्रश्न में आना चाहिए। आप अगर भाषण देंगे तो भाषण भी सुनिए। नहीं, अभी इनके समय में जानकारी, इनके समय में भी पैसा दिया गया था। फिर इनके समय में स्पोर्ट्स नेशनल के इनके समय में हुआ ही नहीं था। इनके समय में मेडल कितने जीते अध्यक्ष महोदय? मेडल कितने जीते? 10। हमारे समय में मेडल कितने जीते? 13। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय मणिपुर ने ज्यादा, छत्तीसगढ़ से इतना बड़ा है, मणिपुर ने ज्यादा पदक जीता है, दिल्ली ने ज्यादा पदक जीता है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब मैं प्रश्न में आता हूं। आप प्रश्न में आइए, सीधा सीधा आ जाइए। आप मुझे यह बता दीजिए फिर से कि कितने खिलाड़ी थे और उनमें से कितने का चयन किया गया और उन कोचिंग चयन करने वाले लोगों की योग्यताएं क्या थी और उनके प्रशिक्षण के लिए कितने दिन का कैंप लगाया गया? सीधी सी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर मंत्री जी का कहना है कि ओलंपिक संघ इसका चुनाव करते, जस्ट मिनट, तो कितने खिलाड़ी आए, कितने का चयन हुआ, इनके पास जानकारी नहीं होगी या तो नहीं, तो जो भी जानकारी दे रहे हैं वो कहां से आई? इनके पास आई तो पूरी आनी चाहिए। सरकार बैठी है सामने गैलरी में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक एक संघ के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर ये किसी स्पेसिफिक के लिए पूछ रहे हैं तो मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, ये जानकारी उपलब्ध कराने वाला गेम नहीं चलता, फ्लोर में ही चलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भाई आपका दर्द क्या है? अरे यार, आपका दर्द क्या है? अरे यार, हर बात में मत विद्वान मत बनो यार, गड़बड़ हो जाते हैं। वो सक्षम है, भतीजा हमारा बहुत सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर जानकारी नहीं है, चलिए मैं छोड़ देता हूं। आपने कोचिंग की नियुक्ति, कोच का नियुक्त कैसे किया, क्या निर्देश उसके लिए दिया, क्या तनख्वाह उसके लिए निर्धारित की और कोचिंग कैंप कहां कितने दिन कहां लगाए गए, जगह का नाम बता दे, दिन को नहीं बता सकते तो। प्राइवेट स्थान में भी कोचिंग कैंप लगा है माननीय अध्यक्ष महोदय। इतनी दुर्दशा देश में किसी राज्य में नहीं हुई है, प्राइवेट स्थान में भी।
तो कोच का सिलेक्शन किसके द्वारा किया गया, क्या योग्यता निर्धारित की गई? मैंने अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्डी बताया, और कोचिंग कैंप कहां लगाए गए, कितने दिन के, यह बता दें। ज्यादा मेडल जीत रहे हैं ना आपके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलंपिक संघ डिमांड करता है अध्यक्ष महोदय सरकार से, और उसके माध्यम से पैसा जारी होता है। पैसा नहीं पूछा हूं मैं अभी। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आप इतना लंबा बोलते हैं। अगर आप प्रश्न 5 मिनट का पूछते हैं तो 5 मिनट का उत्तर के लिए भी धैर्य रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिमांड आता है ओलंपिक संघ से, उसके आधार पर पैसा जारी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया ओलंपिक संघ अपने संघों के माध्यम से करता है। अगर माननीय सदस्य को किसी संघ के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है तो हमें उपलब्ध कराएं, हम जांच करा देंगे। नहीं, आपको मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय। कोच का सिलेक्शन, कोचिंग की अवधि, कोचिंग का स्थान, यदि नहीं है तो उसको भी छोड़ दें। नहीं है जानकारी, इसको बोल दें। मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूं, आप 3 प्रश्न छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आखिरी। अच्छा, छोड़ दीजिए। आप परिशिष्ट को देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 लाख दिए हैं बोल रहे हैं। टोटल जो खर्चा बताया है, बड़ी शर्मनाक बात है कि जो आर्चरी, योगासन, फेंसिंग के कोच मैनेजर को तो कोई भुगतान ही नहीं किया गया। टोटल जो खर्चा दिया गया है 35 लाख 32 लाख दिए हैं, जो भी राशि बता रहे हैं, खर्च हुआ है उसमें जो परिशिष्ट में जानकारी दी गई है 1,88,580 रुपये। तो 1,88,580 रुपये खर्च आपने परिशिष्ट में दिया है, तो बाकी पैसा किस मुद्दे पर खर्च किया गया यह बता दीजिए, जो आपने दिए हैं ओलंपिक संघ को। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैक सूट के खेल परिधान के लिए 2,79,000, यात्रा अवधि और डीए की राशि 3,79 लाख, प्रतियोगी में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, कोच, मैनेजर के लिए यात्रा 3,70,000, प्रशिक्षण शिविर, कोच, मैनेजर, इनकी नियुक्ति के लिए 25 लाख। इस तरह से 35,58,000 की राशि वितरण की गई। ये आखिरी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं कह रहा हूं, ओलंपिक संघ की डिमांड पे ये राशि वितरण की गई है। आखिरी प्रश्न मेरा माननीय अध्यक्ष। चलिए, आखिरी प्रश्न। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम खेल के बारे में आपने प्रश्न किया। जी, थैंक यू आपके रिमार्क के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन एक आखिरी प्रश्न, आप 3 खेल के जो कोच, मैनेजर और एक खेल में खिलाड़ियों तक को भुगतान नहीं किया आने जाने के पैसे का, इसके कारणों की जांच करवाएंगे क्या, और जिम्मेदार अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, और उन खिलाड़ी, कोच, मैनेजर को उनकी बकाया राशि का भुगतान करेंगे क्या? वो तो मैं दे देता हूं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, आपने जानकारी दी तो। अभी डिमांड ओलंपिक संघ से और आया है, उसकी भी राशि हम दे रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपको किसी संघ के बारे में किसी तरह की शिकायत है, किसी तरह क्या शिकायत करूंगा? स्थान में कोचिंग करवा, किसी तरह की शिकायत करूंगा मैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलना जानते हो, मैं जानता हूं। माननीय मंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। नहीं है, प्राइवेट स्थान में कोचिंग से हो गया ना माननीय अध्यक्ष महोदय। और खिलाड़ी बिना पैसे के आ गए, चल दिए, कोच बिना पैसे क्या ट्रेनिंग दिए होंगे? आज वो डिमांड और भुगतान बता रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा होगा खेल हुए। तो आया है ना, प्रस्ताव दे देंगे। राष्ट्रीय खेल तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न के जरिए ये साबित करना चाह रहे हैं और ये परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि सरकार का खेल विभाग के ऊपर ध्यान नहीं। बिल्कुल नहीं है, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से सारे उत्तरों को आपको बता रहा हूं। ओलंपिक संघ के डिमांड के आधार पर ओलंपिक संघ ने ओलंपिक संघ के डिमांड में नहीं, पूरा उत्तर सुन लीजिए ना सर। ओलंपिक संघ के डिमांड में नहीं आया था, पूरा उत्तर कि उनको पैसा देना है, कोच को, खिलाड़ियों को पैसा देना कि नहीं, करने दीजिए। पूरा उत्तर सुनना ही नहीं, सुन लीजिए, काटना है। चलिए सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलंपिक संघ के द्वारा इसका चयन किया जाता है, उनके द्वारा डिमांड की जाती है, और राशि डिमांड की गई, हम उसे भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने मेडल जीता है उनके प्रोत्साहन राशि की भी राशि देने के लिए प्रक्रियाधीन है, वो भी हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय देना, ये देखो, चलिए टाइम लगता है, आप भी मंत्री रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता। खेल के आ जाए तब पैसा दे, खिलाड़ी को टिकट का पैसा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
समझ रहे हैं साहब, ये धिक्कार है। माननीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, फर्जी ढंग से बने, फर्जी ढंग से बिना चुनाव के, इसलिए पूरी प्रक्रिया फर्जी हो रही है। मुख्यमंत्री जी फर्जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के बारे में शिकायत प्राप्त हुई, कुश्ती संघ के बारे में पूरी जांच की गई है और कुश्ती संघ के इसको कार्रवाई की जा रही है। उसको इतना ट्रांसपेरेंट है तो मैं पूछा उसका उत्तर दे। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। कोई परसेप्शन आप ये परिशिष्ट है, परिशिष्ट पढ़ लीजिए पूरा। आप सिर्फ परसेप्शन बिल्ड आपका प्रश्न ब्रिजमोहन जी पूछेंगे। कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, आपका प्रश्न ब्रिजमोहन पूछ रहे हैं, आप बैठ जाओ ना, आप कहाँ खेलते हो? माननीय अध्यक्ष जी, मैं खेलने वाला हूँ भाई। नहीं आप माननीय अध्यक्ष जी, खेल खेल सकता मैं माननीय मंत्री जी से कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतने खिलाड़ी गए, आखिर इतने कम खर्च में क्या राष्ट्रीय खेल में हमारे इतने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं क्या? और अगर ओलंपिक संघ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या ओलंपिक संघ की तो जांच करवाने का आपको अधिकार है ना? मेरी जानकारी में है कि बहुत से खिलाड़ियों को, मुख्यमंत्री कैसे है ये, बहुत से खिलाड़ियों को आने जाने का, बहुत से खिलाड़ियों को आने जाने का पैसा, रुकने का पैसा आज तक नहीं मिला है और वो खिलाड़ी परेशान है। कोच का, मैनेजर का पैसा नहीं मिला है। तो माननीय, ये एक महत्वपूर्ण मामला है कि इतने प्रदेश के सैकड़ों खिलाड़ी वहां पर गए और उनकी व्यवस्था नहीं हुई, ये दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एम्बेसडर होते हैं और एम्बेसडर होने के कारण उनको पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि ओलंपिक संघ के द्वारा उनकी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं की गई, ओलंपिक संघ के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई, कोचिंग नहीं की दी गई और इसके लिए आपको जांच करवाना चाहिए कि ओलंपिक संघ ने कहा जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल 136 खिलाड़ी गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात आ रही है उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, उनके रहने की व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था वहां गुजरात, मैं स्वयं उपस्थित था वहां। मैंने अपने खिलाड़ियों का जहां रुके थे उस जगह को जाके देख के आया, मैं उनसे मिल के आया, उनसे बात करके आया। अध्यक्ष महोदय, ये कहना ठीक नहीं है कि उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। जहां तक बात आई, अगर सदस्यों की चिंता ये है कि किसी कोच को, किसी खिलाड़ी को पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं उसे दिखवा लूंगा और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई भी ऐसी प्रकरण होगी उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। सौरभ सिंह जी, मैं उसको सौरभ सिंह जी, समस्या की जड़ ये है माननीय अध्यक्ष जी महोदय, फर्जी ढंग से मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने, इसलिए पूरे खेल में फर्जी बना हो रहा है। ये नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में बहुत सारे खिलाड़ियों को कहा गया कि आप अपनी टिकट से जाइए और वापस आने के बाद में आप बिल जमा करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। और अभी भी बहुत से खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिला है, वो आपको आश्वस्त करता हूं सर, ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसे कोई भी प्रकरण होगा मैं उसे स्वयं दिखवाऊंगा और उसे तुरंत निराकरण करने की कोशिश। चलिए मंत्री जी, खिलाड़ी की भावना से खिलाड़ियों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सौरभ सिंह जी कर रहे हैं लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डीएमएफ से जो पैसा जांजगीर चांपा जिले में दिया गया है लाइवलीहुड कॉलेज को ट्रेनिंग करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, उसमें 18 करोड़ 36 लाख रुपए दिया गया है जी। 18 करोड़ 36 लाख रुपए 3 साल में दिया गया है। ये टोटल बंदरबाट का मामला है। एक मिनट, लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को, लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को डीएमएफ मद से मंत्री जी की जानकारी आई है 18 करोड़ 36 लाख रुपए दिया गया है। टोटल फर्जीवाड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितने कॉलेज को दिया गया? नहीं, एक लाइवलीहुड कॉलेज को, और लाइवलीहुड कॉलेज ने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब उसमें अगर हम निकालें तो लगभग 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आपके जवाब में एक व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए 10,200 रुपए खर्चा किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक जानकारी अगर छोटी सी उपलब्ध करा दें, ये 17,874 लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग वालों की एक सूची आप बाद में पृथकता से उपलब्ध करा दीजिएगा। ये कितने लोग, ये 17,874 जो लोग हैं, ये हमारे पास पूरी जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय
कि 300 लोग को ट्रेनिंग दी गई है, अलग अलग जगह नंबर दिया गया है, वही नाम हर लिस्टों में है और सूचना का अधिकार लगाने के बाद वो जानकारी नहीं मिलती। तो विधानसभा के माध्यम से मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि ये 17,874 लोग की सूची तो दिलवा दें कि कौन लोग हैं जिनको 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है 10,200 रुपए खर्चा करके। मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा, पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका हो जाने दीजिए ना। नहीं ठीक है, उसमें अमरजीत जी उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें जो कलेक्टर को मिला उसमें दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कलेक्टर कैसे ईडी ने बता दिया है चलिए कि कलेक्टर कैसे है। मधुमक्खी पालन, आप चलिए, आप लोग पटवारी लोग के पीछे पड़ते हो, पढ़ना है कलेक्टर लोग के पीछे पड़ो। सब आप चलो, बढ़िया चल रहा है। मधुमक्खी पालन, जूट बैग निर्माण, मशरूम पालन और अगरबत्ती निर्माण, इसके लिए लगभग करोड़ों रुपए दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की 10,200 रुपए में ट्रेनिंग की गई है, इस सब लोगों के लिए क्या उन्होंने कोई उत्पादन किया? अगर उत्पादन किया तो उत्पादन किस बाजार में बिका, किसने खरीदा उस उत्पादन को और उत्पादन किया कि नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न की बृहत्ता को समझ रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने क्या उत्पादन किया और उसने कहां बेचा और उसको क्या मूल्य मिला, ये जानकारी क्या देना संभव है यहाँ पर? चलिए बाद में दे दीजिएगा, कोई हाँ, मतलब आप इसके लिए जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसको उत्तर दे दूंगा। चलिए आखिरी एक छोटी सी चीज इसमें प्रशिष्ट में माननीय मंत्री जी आपने जवाब दिया है कि ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य 2 करोड़ रुपए का है। ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, कृपा पूर्वक सभी सदस्यों को बता दीजिए, ये ग्राम सभा प्रशिक्षण क्षमता विकास कार्य क्या होता है? ये किस कॉलेज को दिया यार, ये तो बताओ जी। कौन से कॉलेज को दे दिया है सब? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ की राशि को पैसा को निकालकर लाइवलीहुड कॉलेज को इन्होंने एजेंसी बनाया रोजगार सृजन और रोजगार निर्माण के लिए, और उसमें ये पूरा प्रशिष्ट में है कि कितने कितने प्रति वर्ष कहां पर दिया। ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, फिर ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, अगरबत्ती बनाने हेतु 174 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन लिए 52 लाख रुपए, जूट बैग निर्माण संबंधी 60 लाख रुपए, मशरूम कन्वेंशन प्रशिक्षण कार्य के लिए 150 लाख रुपए। ये इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय टोटल बंदर बाट और बंटवारा हुआ इस पैसे का। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि किसी को दिए हैं, प्रशिक्षण किए हैं? मूल मेरा प्रश्न वही था कि किसको प्रशिक्षण किया, वही 300 लोगों का बार नाम है। वो बता रहे हैं ना कि बाद में लिस्ट दे देंगे आप जी। और ये मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, ये क्या चीज है बता दें। चलिए मधुमक्खी का तो समझ में आ गया, ग्राम सभा विकास प्रशिक्षण क्या है, ये इतना ही बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई ग्राम सभा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसके प्रशिक्षण के लिए और किस तरह के कार्य ग्राम सभा में किए जाए, इसकी जानकारी देने के लिए आप सुन तो लीजिए, इसके प्रशिक्षण के लिए ये योजना जारी की गई। सौरभ भैया, पैसे का सदुपयोग हो गया है, उसके पीछे क्यों पड़े हैं? यही कम से कम उसके यही बंदर बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। 35 करोड़ रुपए आपने दे दिया। हाँ, 17 करोड़ 19-20, 21-22 में, 18 करोड़ 21-22 में। असली में ये जो पूरे पैसे का दुरुपयोग कलेक्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी घर की दुकान बना ली है और इस प्रकार से वो फर्जी प्रशिक्षण दिखाकर इस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बच्चों को माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कि ये 35 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, इसकी क्या आप जांच करवाएंगे क्या? मैं भी वही प्रश्न करूंगा बाद में, मैं उनको कहूंगा। एक मिनट, आपके मामा जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें क्या नियोजन की भी शर्तें थी कि ट्रेंड आदमी को कहीं पे नियोजित किया जाएगा किसी संस्था में? और यदि नियोजन की शर्तें थी तो ट्रेंड लोगों में से जो
17,000 लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया, उनमें से कितने लोगों को किन्हीं संस्थाओं में नियोजित करके रोजगार दिलवाया गया? नियोजित की बात वो कह चुके हैं कि नहीं, उसमें शर्त में रहता है कि आपको इतने दिन का रोजगार देना पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा। समझ गया मैं। तो वो यदि है जानकारी कि इतने दिनों का रोजगार या नियोजन उनको दिया गया है या दिलवाया गया है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो दो योजना चल रही हैं उनके गाइडलाइन में नियोजन का प्रावधान है, लेकिन डीएमएफ से जो इसमें खाने का प्रावधान है, डीएमएफ से जो राशि वितरित की गई है उसमें नियोजन की कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये इसमें सिर्फ खाने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजन का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास फैक्ट नहीं है, सिर्फ वो अपने एक अवधारणा व्यक्त करना चाहते हैं इस विधानसभा के माध्यम से। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपको किसी ट्रेनिंग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो आप हमें बताएं, हम उस पर जांच कर लेंगे। कोई भी प्रशिक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय एक गाइडलाइन बनती है, चाहे राज्य का ले चाहे प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन का ले। डीएमएफ में कोई अलग गाइडलाइन नहीं हो सकती, और यदि गाइडलाइन नहीं जारी की गई है और सिर्फ पैसे दिए हैं तो यह और गंभीर अपराध है। उनको जांच की घोषणा करनी चाहिए। ये तो स्वतंत्र है, फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा हो गया। नेताजी करिए आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीएमएफ की राशि का सुनियोजित ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। बात तो जांजगीर की हो रही है। जांजगीर, ये हमारे आपके जिले का विषय है, आपके हमारे जिले का विषय है। पहले भी, अरे राम यार थोड़ा कर चुका तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले जो जांजगीर कलेक्टर का स्थानांतरण हुआ, आपको मालूम है 29-30 जून को उन्होंने 30 करोड़ रुपया बुक कर दिया। 30 करोड़ रुपया 2 दिन में डीएमएफ में। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह 18 करोड़ का मामला है। प्रश्न क्रमांक 4, आज के परिशिष्ट में सौरभ सिंह जी के प्रश्न में जानकारी दी गई है कि मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए 52 लाख रुपए दिया गया है। इसमें शिकायत हुई थी क्या? शिकायत हुई थी तो कब हुई थी? और उपरोक्त शिकायत पर क्या क्या कार्रवाई कब कब की गई है, ये बता दें। वो जांच करके बताएंगे बोला है। परीक्षण करा लेंगे ना, किसको किसको जांच कर देंगे, उसमें क्या है। मंत्री जी बिल्कुल माननीय अध्यक्ष सतर्क है। मधुमक्खी पालन के लिए जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन के लिए जो प्रशिक्षण किया गया उसके लिए विभाग को किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभाग को 2021-22 में डीएमएफ मद से जो डीएमएफ मद से जो राशि प्रदान की गई थी 22-23 की, 2 संस्थाओं को उन्होंने समय पे ट्रेनिंग चालू नहीं की गई उनके द्वारा, तो उस राशि को वापस रिकवरी करने के लिए प्रक्रियाधीन है। उसमें से राशि प्राप्त हो चुकी है, बहुत सारी राशि, और बहुत जल्द पूरी राशि उनसे रिकवरी कर ली जाएगी। तो सिर्फ दो शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी और दोनों शिकायतों पर जांच करके उनके रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जी, चूंकि ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का जिला है और वो बार बार मेरी ओर उंगली करते हैं, दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मधुमक्खी के पीछे क्यों पड़े हैं? मधुमक्खी, इसलिए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं कि इतने पैसे कितने लाइवलीहुड कॉलेज को किस किस मद के लिए दिए, और जो नियोजन का है उसमें कुछ कर पाए कि नहीं, एक आध बोतल बना कि नहीं शहद का, ये देखा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह था, ऐसे मामले डीएमएफ के जो मामले आते हैं पूरे प्रदेश में, इस प्रकार का अनियमितता का मामला है, मैंने दे दिया ना कम से कम। मेरा आग्रह निवेदन है। और जांजगीर चांपा जिला तो उसमें शीर्ष पर, इसीलिए तो कहा। ठीक है, तो सदन की जांच कमेटी से जांच करवा दी, नहीं सदन की कमेटी बनवा दी। और आप भी दोनों वहीं के हैं। जांजगीर जिला इसलिए शीर्ष पे है कि आसंदी में आप विराजमान शीर्ष पे बैठे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हालांकि 3 साल बाद मिली, लेकिन उनको मिल गई है।
तो विराजमान तो शीर्ष में रहने ही भैया। चौबे जी नहीं ममता जी, चौबे जी इधर ममता चंद्राकर का मामला नहीं है, यहाँ कोई 2.5 साल का मामला नहीं। माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का एक 35 करोड़ रुपए सिर्फ एक जिले में, तो पूरे प्रदेश में कितना पैसा, अगर हम 30 जिलों का मामला देख लें तो ये 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार निकलेगा। और इससे गंभीर मामला है कि डीएमएफ के पैसे का इस प्रकार से नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए तो मैंने निर्देशित किया प्रशिक्षण में उनको। कितना पैसा खर्च होता है, ये खाली फर्जीवाड़ा होता है। कलेक्टर्स प्रशिक्षण के नाम पर, देखो माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय सदस्यगण बैठे हैं, खरीदी में तो आप लोगों का हिस्सा होगा, पर यह प्रशिक्षण में नहीं है, ये मेरी जानकारी में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण में नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रशिक्षण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष आरोप जी, लगाया, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, एक जिले में माननीय 35 करोड़, नहीं माननीय एक जिले में माननीय 35 सदस्य, करोड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया, मैं उसे विलोपित करता हूं, आप परेशान मत होइए। नहीं है। अब मधुमक्खी को बताऊंगा है ना, अब मधुमक्खी को बिल्कुल मत छेड़ो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है। इस सदन में हम लोग भी बहुत बार कलेक्टरों को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि डीएमएफ के मामले में हमारा नियंत्रण नहीं है, ये ऊपर से निर्देश होते हैं, और 50% तक कमीशन डीएमएफ में लिया जा रहा, 50% तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा मामला है। अब चलिए आप सब लोग बैठिए, बैठिए। माननीय 1000 करोड़ रुपए, आप बैठिए प्लीज। करने का मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया। माननीय दे रहे प्लीज प्लीज। एक सेकंड, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जब मैं इस विभाग को टेक ओवर किया अध्यक्ष महोदय, तो सबसे पहले हमने जांच किया जो पहले प्रशिक्षण चल रहे थे। हमने रैंडमली 5 जगहों को सेलेक्ट किया अध्यक्ष महोदय, जाके वहां जांच करने के लिए कि कहां प्रशिक्षण चल रहा है और वहां किस तरह के, एक सेकंड रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए, वहां क्या प्रशिक्षण चल रहा है, वहां किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी सुनकर हैरान होगी कि वहां प्रशिक्षण तो छोड़िए, कमरा तक नहीं था, कमरा तक नहीं था अध्यक्ष महोदय। और मेरा आरोप है कि पिछले सरकार में मुख्यमंत्री कौशल विकास और प्रधानमंत्री कौशल विकास में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ अध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आप जांच को आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री उसकी भी जांच करवाओ और इसकी भी करवाओ। माननीय माननीय अध्यक्ष अरे आगे जवाब देने दीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए ना, आज बैठे। सुनिए सुनिए, बैठिए। पांडे जी, ओ पांडे जी, जांच दोनों करवाओ ना। पांडे जी, माननीय मंत्री जी स्वयं जांच कराने के लिए तैयार है। मैं उनको निर्देशित देता हूं कि पिछले 5 साल के, अब के 4 साल के जांच कराएं।
सर, ममता चंद्राकर हो गया ना सर, हो गया, जांच हो गई, जांच हो गई अपन। अध्यक्ष महोदय 15 साल से बोलिए। मैं जांच के निर्देश के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसमें माननीय उमेश जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक प्रशिक्षण का, एक डीएमएफ के पैसे से प्रशिक्षण का। तो जो डीएमएफ के पैसे का प्रशिक्षण है वो आपके विभाग का नहीं है, परंतु कलेक्टर्स उस पैसे की बंदरबाट कर आपके विभाग के ऊपर में डाल देते हैं कि हमने वहां से प्रशिक्षण करवाया है। तो ये एक जिले में 35 माने दो प्रकार के मामले हैं। जो डीएमएफ के पैसे के माध्यम से बंदरबाट करने के लिए प्रशिक्षण दिखाया गया है, उसकी आप विशेष रूप से उसको देख लें, क्योंकि वो बड़ी रकम है। चलिए, वो बहुत बड़ी राशि है। ममता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मेरा प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री जी से था, उनका जवाब भी मिला है जिला कबीरधाम के लिए। हाँ। वहाँ उद्योग 300 पंजीकृत उद्योग है। संतुष्ट भी हूं, अब प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि उद्योग जब 300 पंजीकृत वहां संचालित है तो इसकी अनुमति का प्रावधान क्यों नहीं है? अध्यक्ष जी, एक मिनट जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य बोला कि ये हम लोग अनुमति नहीं देता है उद्योग विभाग। अच्छा, अनेक विभाग देता है, कई पर्यावरण वाला, तुम्हारा राजस्व विभाग, वो अनुमति देता है। हम लोग उद्योग विभाग अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। अच्छा, किसान जैसे उद्योग चलाता है तो वो प्रदूषण भी कटवाता है, बिजली की भी भरपाई करता है, और छोटे छोटे लघु उद्योग जो रोजी के लिए अपना करते हैं। तो एक शासन, मतलब आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग मनमानी ना करें। आगे प्रावधान करेंगे। हो गया ना माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन उद्योगों को सुविधाओं की जरूरत होती है शासन से, उनको अनुमति, उनका पंजीयन किया जाता है, और बाकी लोग जिनको कोई सुविधाएं शासन से नहीं चाहिए उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। आपका सीएसआईडीसी है, सीएसआईडीसी में लघु, अति लघु उद्योगों का भी पंजीयन होता है, और इससे जरूरी नहीं है कि वो आपकी सुविधाएं लें, परंतु अगर उनको पंजीकरण की व्यवस्था आप वहां पर कर दें कि कोई किसान छोटी सी हॉलर मिल भी डालता है तो सीएसआईडीसी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ये अगर आप कर देंगे तो उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी। अगर गांव के नौजवानों को हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वहां पर पंजीयन की व्यवस्था, 5 रुपए में पंजीयन होता है, 25 रुपए में पंजीयन होता है, तो पंजीयन कराने में दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य जो चाह रही हैं, आप उनका पंजीयन करवा देंगे तो उद्योग, लघु कुटीर उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि शासन की सुविधा उनको मिलेगी। अभी उनको जानकारी ही नहीं है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग स्थापना संचालन के लिए कार्यालय से अनुमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, ना ही बंधनकारी है, दबाव नहीं डाल सकते। यदि कोई स्वयं घोषणा पत्र के आधार पर भी कोई कार्य करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ये जो पंजीयन चाहेगा उसके लिए इंकार नहीं है। उद्योग विभाग पंजीयन करता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। श्री रतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो मेरा प्रश्न संशोधित हो गया है। हाँ, गा छपा है, गा हटा दिया गया। तो आप ग पर ही प्रश्न पूछेंगे? नहीं, मैं प्रश्न तो जो है उत्तर आया उसे पूछूंगा। दूसरा, माननीय, मैंने पूरे प्रदेश की जानकारी मांगी थी अपने प्रश्न के उत्तर में, और जो मुझे आज संशोधित उत्तर मिला है उसमें 5 जिले नए छोड़ दिए गए। कुल 28 जिले का उत्तर है। आपकी सरकार ने 5 नए जिले बनाए हैं, क्या वहां संविदा अनियमित कर्मचारी नहीं है क्या? ये जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त तो बता दी गई, मैंने पूछा था अलग अलग। चलिए, इतना भी ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अपने प्रश्न, क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को निर्मित करने की घोषणा थी? आपने कहा है जी हां।
और मैंने पूछा कितने नियमित किए गए, तो आपने लिखा है निरंक। अब सरकार का 4 साल का पीरियड बीत गया, कुल मिला के काम करने के लिए आपके पास 7-8 महीने का समय है। आप ये बता दीजिए, प्रश्न पूछिए ना उसमें महाराज। आप ये बता दीजिए इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे, ये चलिए महाराज बस। माननीय मंत्री जी हाँ और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संशोधित प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है वो 17,629 कर्मचारियों की जी जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं और अलग अलग जेडीएस, डीएमएफ, एनएचएम, सीजेएमएससी, सीजी, एसएसीएस, एसएनए, सीएफडी 2 कॉलम छूट गए थे, उनको जोड़ के संशोधित जानकारी दी गई है। नए जिलों की जो जानकारी है वो पुराने जिलों में समाहित है। माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उसको निकाल के उनको उपलब्ध करा दूंगा, दे दीजिएगा उनको। अंदर ही है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था और विभाग की तरफ से भी आप लोग सबकी भी जानकारी में होगा कि अनेकों सभी विभागों से ये जानकारी शासन स्तर पर मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी किस श्रेणी के किन विभागों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पे विचार कर रही है, उस पे निर्णय होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हो तो गया क्या है? नहीं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जानकारी मंगाई जा रही है। अब ये जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है कि इतने अनियमित नियमित संविदा हैं, 17,600 कुछ आप जो बताए। आप बोल रहे हैं वित्तीय संसाधन, आखिरी बजट आपकी सरकार पेश करने वाली है, आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या? क्योंकि पहले बोलते थे तो आपको उत्तर रहता था 5 वर्ष में हमको पूरा करना है। चलिए ना, अब समय तो ये सीमा 5वां वर्ष पूरा हो गया, समय सीमा बता दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे। आप समय सीमा बता दीजिए। यथाशीघ्र हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला बजट और उसके बाद उसमें नहीं समाहित होता है तो प्रयास जारी रहेगा। अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 4 सालों से सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है। तो ये गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी, आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप भी तय करके बताएं। आप भी, सरकार को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं। अध्यक्ष मेरा प्रश्न मान, चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी। इसमें कोई 2 बात नहीं है। काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, तो ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो दंड स्वीकार है आपको, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। मेरा तो एक ही प्रश्न हुआ है, आपका गंभीर प्रश्न रहता है। हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये जन घोषणा पत्र में है। और क्योंकि जन घोषणा पत्र 2019 के राज्यपाल शर्मा जी अपना चुका है, शर्मा जी अपना जन घोषणा पत्र भी तो पढ़ के देखिए, भाजपा की जन घोषणा पत्र भी पढ़ देखिए। कितने दैनिक आपके प्रधानमंत्री अब उसी को आप क्या कहा था जन घोषणा में आपने? आप 3 ही लोगों का चल रहा है, आज 3 लोगों का ही चल रहा है। चलिए बैठिए आप लोग प्लीज। आपने कह दिया ना, इस बोलने के बाद जी ने कह दिया।
चलिए भाजपा के मित्रों अपनी जो घोषणा पड़ेगा आप देखिए, आप बैठिए, प्रश्न काल में नहीं चलेगा, आप लोग बैठे प्लीज, बृहस्पति जी प्लीज, बृहस्पति जी आपने गंभीरता को बता दिया, गंभीर बता दिया, वही गंभीर बता रहे, वही गंभीर आप बता रहे। मैं दूसरा पूछूंगा। नहीं पर अध्यक्ष महोदय अनावश्यक सवाल को ये बाधित करते हैं और जो सामान्य सदस्यों का प्रश्न लगा उसको बाधित करके रोकते हैं। 17,000 आपका संरक्षण चाहिए, जो बाकी लोग का बरस लगा प्लीज प्लीज। आप खड़े में किस से तो पूछ रहे ये खाली अध्यक्ष महोदय ये भाजपा प्लीज आप देखे अपनी घोषणा पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा गया था, इस कार्रवाई में नहीं पूछा गया था। मैं जानकारी पूरी दे दूंगा। मेरी जहां तक जानकारी है कि कई लोग जो अनियमित रूप से या संविदा में काम कर रहे थे, जब पद आए तो कई लोगों की नियमितीकरण क्या, वो रेगुलर भर्ती हो चुके हैं। तो मैं कितने लोग वैसे हैं जो पहले काम कर रहे थे इस कैटेगरी में, और कितने लोग रेगुलर हो गए हैं, रेगुलर भर्ती में ही आ चुके हैं, मैं उनकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। शेष कितनों को निकाला गया है ये भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मेरी जानकारी जवाब दे देंगे ना आपको, काम करने की कमी के अतिरिक्त कोई गंभीर बात आई हो, काम करने में। अभी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कोंडागांव जिले के संबंध में, हम लोगों ने मैंने घोषणा की कि जो काम कर रहे थे वो भी तो संविदाई हैं, कि अगर गलती पाया जाएगा तो उनको सेवा से निकाला जाएगा। तो ऐसे प्रकरण जिनको किसी कारण से निकाला गया, मैं वो भी जानकारी उपलब्ध आपको पूरी गंभीरता से जवाब दे। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष जी। महाराज आप तो मान जाओ यार। अध्यक्ष महोदय छन्नू साहू जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे छन्नी साहू। अगले प्रश्न का कोई मौका। चलो भाई प्लीज प्लीज। ये बार समय अरे भाई आप पूछिए बताइए। सदन का माननीय अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाओ, आपके कारण दे रहे आप लोग कुछ आप लोगों के कारण विलंब हो रहा, आप लोग कारण विलंब हो रहा। प्लीज 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 शिवरतन जी, आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए ना, बाकी लोग भी लगाए हुए हैं, बाकी लोगों का भी ख्याल रखिए। सदन का समय अरे आप इधर करो ना यार, आप हर प्रश्न का जवाब आप देखिए ना जल्दी। हम लोगों का भी प्रश्न लगा। कोविड काल में हजारों की संख्या में दैनिक वेतन में संविदा में कर्मचारियों को रखा गया और बाद में उनको निकाल दिया गया। और दुर्भाग्यजनक स्थिति पूरा देश पूछ रहा है कि 2 करोड़ लोगों को निकाला गया नहीं दिया गया। अरे 2 मैं आपको इजाजत नहीं देता। छन्नी साहू कितने लोगों को निमित्त छन्नी साहू अरे पूछो ना छन्नी साहू आप खड़े हो, पूछो ना छन्नी साहू। छन्नी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी उसमें अरे उसको पूछने दो ना तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी कहा कहीं तो मैं संतुष्ट हूँ। हाँ मैं जो उत्तर बृहस्पति जी आप बैठ जाओ प्लीज। छन्नी साहू, जब प्रश्न छन्नी साहू। अरे आज आपका प्रश्न आ रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उधर से सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया सर, हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय उत्तर आ चुका, आप समझ नहीं पा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो ले देकर हम लोगों को प्रश्न चलो ना तो पूछो ना तो आप, है ना, और ये लोग एक प्रश्न में 15 से 20 मिनट लिया जाता है। नए सदस्य का अवसर दिया जाता है। प्लीज प्लीज उसको करने दो, टाइम देख लो, उसको करने दो।
महाराज आप हर प्रश्न पूछते हो, प्रश्न करने दो बेचारी को। गंभीर बात है। आपका हर डिस्टर्ब करने के खड़े हो रहे। मेरी बात सुनिए, आप हर एक प्रश्न में प्रश्न करते रहते हैं, आपको अक्सर अवसर देता हूं मैं। एक बार महिला का आया, आखिरी समय करने दीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17,000 परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। बाबा वो तो सबका है, हम सबका महत्व है। उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। आपको दे रहे हैं। अरे आप लोग तो नहीं जाए, काहे खड़े हो आप? ए मिस्टर अरुण जी, आप बैठ जाइए, उसको प्रश्न करने दीजिए। अरे बढ़िया सवाल है, उसको करने दीजिए कि 8 साल प्लीज प्लीज नो प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूछने की अनुमति दी थी माननीय। मैं समझ रहा हूँ ना, बात छन्नी का हो, छन्नी में कर लीजिए, छन्नी में कर लीजिएगा, छन्नी में। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी, का के जवाब में मैं संतुष्ट हूँ, खा के जवाब में मैं संतुष्ट नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि रायपुर में पदस्थ विभाग का आरक्षण राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक मोटरसाइकिल में 3 युवा और उसी मोटरसाइकिल में 10 पेटी शराब इनके अधिकारी ने चलिए, हिम्मत मत करिए। चलिए कर्मचारी। अरे यार चलो ना, तुम आप पूछो ना। आप मत छेड़िए, महिला सदस्य का प्रश्न आने दीजिए। आप आने तो दो भाई, आप ही लोग खड़े हो जाते हो। चलो पूछो ना यार, क्या पूछना है आपको? मैं मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि रायपुर में पदस्थ आबकारी विभाग आरक्षक छोटा कर्मचारी राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या? पहला प्रश्न अध्यक्ष जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल में 3 युवा और उसी मोटरसाइकिल में 10 पेटी शराब संभव है क्या अध्यक्ष जी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अरे पूछने दो भाई, माननीय अध्यक्ष करो। चलो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदस्य ने रायपुर का कोई कर्मचारी गया है, अगर उड़न दस्ता का अधिकारी अगर गया है कर्मचारी, तो ठीक है। अगर अलग से गया है, उनको देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मोटरसाइकिल के स्पर्श में नहीं आता। उनने आपने नहीं सुना, एक मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठे हैं, 2 उसमें से अवयस्क है और उसमें 10 पेटी शराब आ सकती है क्या, ये पूछ रहे हैं। उसमें अध्यक्ष महोदय आपने उसको कोट किया है, अगर ऐसा वो है तो उसको जांच करके देख लेंगे, अगर ऐसा होगा तो कैसा देखेंगे, स्पष्ट करें ना माननीय कैसे ले जाएंगे? और आपके विभाग के लोग मोटरसाइकिल में 10-10 पेटी शराब को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब वो जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए काम कर रहे हैं और ये षड्यंत्र है। एक महिला विधायक आरोप लगा रही है और ये जवाब मंत्री जी इस प्रकार का देते हैं। मंत्री जी ने अगर हुआ होगा तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी, समय कम है, 5 मिनट बाकी। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए, कृपया करके बाकी सदस्य हल्ला ना करें। चलो भाई। अध्यक्ष जी, मोटरसाइकिल में 3 पेटी आ सकता है, 10 पेटी नहीं आएगा। अगर ऐसा आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, जांच करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कर रही हूं, इनकी विभाग का अधिकारी कर रहा है। मेरी विधानसभा में 3 युवा को एक मोटरसाइकिल में, जो एक लड़का 8वीं पढ़ने वाला छात्र है अध्यक्ष जी,
और रायपुर में पकड़ा जाता है मात्र 19 नहीं था। चंद्राकर जी रायपुर नहीं चलेगा। खुज्जी विधानसभा में 3 युवाओं को पकड़कर गाड़ी में पकड़कर रायपुर के नंदनवन में ले जाकर कार्रवाई किया जाता है। क्या अरे उनका प्रश्न तो सुनिए, ज्यादा सीरियस है। ऐसे कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो 8वीं पढ़ने वाले छात्र के ऊपर जो कार्रवाई की उनको 0 करना चाहिए। चलिए, सदस्य ने गंभीर बात कर रहा है तो उसको जांच करके अगर सही पाएगी तो कार्रवाई होगा। मैं चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि सदन के माध्यम से एक गंभीर विषय है अध्यक्ष जी, एक गंभीर विषय है। एक पढ़ने वाले छात्र के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सदन के माध्यम से जो कर्मचारी कार्रवाई के उनके ऊपर सदन के माध्यम से कार्रवाई का घोषणा करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ। अगर सही पाएंगे तो पहले जांच तो कर देते हैं। अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला है। मंत्री जी स्वीकार कर रहे 3 पेटी से ज्यादा नहीं ले जा सकता। 10 पेटी का केस बनाया, 8वीं के छात्र का भविष्य बर्बाद किया, 3-3 महीने जेल में रहते हैं। तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, तो उस अधिकारी को तो सदन में ही सस्पेंड करना चाहिए और उसके साथ में उस बच्चे का जो बर्बादी हुई है उसके जीवन के, उसके भविष्य की, उसके लिए सरकार को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में यही चल रहा है कि दुश्मनी निकालने के लिए शराब गाड़ी में रख दी जाती है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जांच का निर्देश दिया है, निर्देश दे, नियम में संदेश से निर्देश चला जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सदन के माध्यम से कार्रवाई करने का घोषणा कर दे। आप लोग अधिकतर हंसी मजाक में टालने की कोशिश जो कर रहे हैं। कार्रवाई की उनके 0 कर दिया अध्यक्ष जी, ताकि उनके भविष्य के साथ और ऐसा ना हो। चलिए भाई, हाँ बोल दिए। ये मामला एक तो उस क्षेत्र का विधायक महिला है, गंभीर बात कर रही है, तो हम इसको जांच करेंगे। अगर सही पाएंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री ने कार्रवाई की घोषणा किया, ये मजाक के श्रेणी में थोड़ी आता है सर। विधायक जी, तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे तो अपराध हो गया सर। तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे, किसी को कितना पैसा दिया हो? 8वीं के बच्चे का भविष्य बर्बाद
प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।